दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। एक तरफ पुराना दोस्त रशिया, दूसरी तरफ पहले दुश्मन फिर कॉम्पिटिटर चाइना और बीच में भारत। क्या तीन भाई बन सकते हैं, इंडिया, रशिया और चाइना? और ये इक्वेशन होगी तीन भाई तीनों तबाही वाली। आज हम फैक्ट्स के साथ जज करेंगे 1962 वॉर से लेकर आज के ट्रेड और डिफेंस डील तक। व्हाट हेल्प्स इंडिया एंड व्हाट हर्ट्स इंडिया। सो वेलकम टू भांति की बात। इंडिया चाइना की कहानी पंचशील से स्टार्ट होती है। 1954 म्यूचुअल रेस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन। पर रियलिटी कुछ और निकली। ये एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया के प्रीएम्बल में फॉर्मली आर्टिकुलेटेड। और इसका बेस बना द 17 पॉइंट एग्रीमेंट 1951 का। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 1950 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए, जो चाइना की आर्मी है, उसने तिब्बत पर अटैक किया और 1950 अक्टूबर तक तिब्बत के चांदो रीजन को कैप्चर कर लिया। तिब्बत की गवर्नमेंट ने इनिशियली रजिस्ट तो किया, लेकिन मिलिट्री इम्बैलेंस की वजह से उन्हें निगोशिएशन करना ही पड़ा। और यह एग्रीमेंट हुआ 23 मई 1951 को, जिसमें बीजिंग में तिब्बत के डेलीगेट्स ने एग्रीमेंट ऑफ द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट, मतलब चाइना की गवर्नमेंट, एंड द लोकल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत, मतलब तिब्बत की गवर्नमेंट, ऑन मीजर फॉर द पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत साइन किया, जिसे कॉमनली 17 पॉइंट एग्रीमेंट बोला जाता है। अब इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट के कुछ मेन क्लॉजेस समझते हैं। पहला, चाइना की सोवरेनिटी ओवर तिब्बत वॉज एक्सेप्टेड। तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन का स्टेटस दिया गया। तिब्बत के रिलीजियस सिस्टम, मोनेस्टरीज और दलाई लामा की अथॉरिटी को फॉर्मली रेस्पेक्ट करने का वादा भी किया गया। ये भी कहा गया कि पीएलए तिब्बत में गैरिसन रखेगा और तिब्बत फॉरेन अफेयर्स में इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, यानी कि वो बीजिंग के कंट्रोल में होगा। अब कंट्रोवर्सी कहां क्रिएट हुई? तिब्बतन साइड ने बाद में बोला कि उन पे प्रेशर डाला गया और ये एग्रीमेंट फोर्स्ड था। दलाई लामा वाज इनिशियली एग्रीड, लेकिन 1959 के अपराइजिंग के बाद उन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया। और इन सारी बातों का असर भारत पर भी पड़ा। इस एग्रीमेंट के तहत चाइना ने तिब्बत को अपने अंदर ऑफिशियली दिखा दिया और इंडिया के लिए एक बफर स्टेट यानी तिब्बत खत्म हो गया। और इसी के बाद 1954 का पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें इंडिया ने तिब्बत को फॉर्मली चाइना का रीजन एक्सेप्ट किया। और यही बाद में इंडो चाइना 1962 वॉर का एक सीड बना, क्योंकि बॉर्डर क्लैरिटी मिसिंग थी। मतलब 1951 का ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट एक लीगल कवर था चाइना के लिए और तिब्बत के लिए एक लॉस्ट ऑटोनॉमी मूवमेंट। इंडिया के लिए इसका मतलब था हिमालय पर एक होस्टाइल नेबर डायरेक्टली फेस करना। हिंदी रूसी भाई भाई। 1955 में निकिता खुर्शेव और निकोलाई बुल्गैनिन ने नेहरू के साथ इंडिया विजिट किया और इस दौरान स्लोगन पॉपुलर हुआ, हिंदी रूसी भाई भाई, मतलब इंडियंस एंड रशियंस आर ब्रदर। साथ साथ यूएसएसआर ने भिलाई स्टील प्लांट, भेल और आईआईटी बॉम्बे जैसे मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने में भारत की बहुत मदद करी। और इसके बाद इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला गया। मतलब हुई 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। ये साइन हुआ 9 अगस्त 1971 में, जिसके आर्टिकल 9 में लिखा था कि दोनों कंट्रीज म्यूचुअल कंसल्टेशन करेंगे अगर कोई उनके सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा। और इसी ट्रीटी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत को एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान जब यूएस और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तब यूएसएसआर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर यूज करके भारत को बचाया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 3 बार हुआ, 1957, 1962 और 1971। कश्मीर और साउथ एशिया क्राइसिस में मॉस्को ने रिपीटेडली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगाया।
जो इंडिया के फेवर में था, और इस पैटर्न ने इंडो सोवियत दोस्ती को टाइम टेस्टेड बना दिया। सोवियत यूनियन से इंडिया ने मिग-21, T-72 टैंक्स, सबमरीन्स और न्यूक्लियर कॉपरेशन लिया। 1988 तक इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट का 70% यूएसएसआर से आता था, यानी कि 1950 से 80 का पीरियड एक गोल्डन फेज था इंडो सोवियत रिलेशंस का, जहां मॉस्को ने भारत को इंडस्ट्रियल बेस, डिफेंस कैपेबिलिटी और डिप्लोमेटिक शील्ड दिया, और इसीलिए हिस्टोरियंस और डिप्लोमेट्स आज भी इसे टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप बोलते हैं। 1954 के पंचशील के बावजूद हिमालय पर बाउंड्री क्लैरिटी नहीं थी, और 1962 में सीनो इंडियन वॉर हुआ, जिसमें तिब्बत बैकग्राउंड क्रूशियल था। 1951 का 17 पॉइंट एग्रीमेंट पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्लेम्स को लेजिटिमाइज करता था। 1959 अपराइजिंग के बाद दलाई लामा भारत आ पहुंचे। 1962 के बाद रिलेशंस कई दशकों तक कोल्ड बने रहे। 1993, 96 और 2013 के बॉर्डर सीबीएम यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर एग्रीमेंट हुए, जिसमें पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, फोर्स न यूज करना एटसेट्रा तय हुआ। लेकिन 2017 के डोकलाम और 2020 के लद्दाख स्टैंड ऑफ ने फिर से ट्रस्ट हिला दिया। 2024-25 में MEA ने बताया कि देपसांग और दोमचोक के लिए पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स एग्री हुए हैं, एक प्रैक्टिकल स्टेप डीएस्केलेशन की तरफ। साथ ही ट्रेड ऑफ फ्लाइट्स पर भी बातचीत शुरू हुई है। दिस इज द सिग्नल ऑफ कॉशियस नॉर्मलाइजेशन। 1962 के वॉर के वक्त में यूएसएसआर का स्टैंस कॉम्प्लेक्स था। सीनो सोवियत स्प्लिट की पॉलिटिक्स, खुर्शेव ने ओवर्ट साइड लेना अवॉइड किया, पर डिकेड के एंड और 1971 तक मॉस्को इंडिया के करीब आ चुका था। कश्मीर पर 1957 और 1962 में सोवियत ने वीटो इस्तेमाल करके इंडिया को डिप्लोमेटिक शील्ड दिया। 1971 में बांग्लादेश वॉर के दौरान भी मॉस्को ने यूएस बैक्ड सीज फायर ड्राफ्ट वीटो किए, और इस पैटर्न ने इंडिया रशिया टाइज को सिक्योरिटी इंश्योरेंस बनाया, और आज भी मॉस्को के साथ एनर्जी डिफेंस पिलर बहुत स्ट्रांग है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर के ट्रेड स्नैपशॉट की। 2024-25 में यूएस और इंडिया के बीच गुड्स प्लस सर्विसेज का ट्रेड हुआ 212.3 बिलियन का। वहीं चाइना के साथ भारत का व्यापार रहा इसी समय अवधि में 127.7 बिलियन। ये टू वे ट्रेड था, जिसमें डेफिसिट था 99.2 बिलियन। लेकिन हमारा गहरा दोस्त रशिया, उसके साथ हमारा व्यापार रहा इसी दौरान केवल 68.7 बिलियन, जिसमें कि मेन था ऑयल। और 2023-24 में रशियन क्रूड से भारत को 25 बिलियन फॉरेक्स सेविंग एस्टिमेटेड हुआ। 2024 में भी रशिया भारत के टॉप सप्लायर में से एक रहा। 38% क्रूड ऑयल हमने रूस से खरीदा। अब बात डिफेंस डील्स की, डील्स दैट रियली मैटर्स। सबसे पहले रशिया के बारे में बात कर लेते हैं। 2018 में भारत ने एक बड़ा डील साइन किया, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। 5 रेजिमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लगभग 5.5 बिलियन के आसपास का। अभी तक 3 डिप्लॉयड हो चुके हैं, पंजाब, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट। 2 और आने 2026 तक, और ये सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन का एयरक्राफ्ट या मिसाइल गिरा सकता है। अभी रिसेंटली हम सभी ने इसकी ताकत देखी। दूसरा, AK-203 राइफल। अमेठी की फैक्ट्री में मेक इन इंडिया के तहत 6 लाख से ज़्यादा राइफल्स बन रही हैं, और टारगेट है कि 2025 के एंड तक 100% इंडिजीनियस हो जाए। और तीसरा, न्यूक्लियर एनर्जी। कुदनकुलम प्लांट तमिलनाडु में यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं। 3 से लेके 6 कंस्ट्रक्शन में है, और 2025 के एंड तक यूनिट 6 का रिएक्टर वेसल साइट पर आ गया है। और सबसे प्राइड पॉइंट, ब्रह्मोस मिसाइल। इंडो रशियन JV, दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। 2022 में फिलीपींस को $375 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ।
फर्स्ट बैच 2024 में डिलीवर हुआ, सेकेंड बैच 2025 में। तो रशिया पिलर का मतलब है हार्डवेयर, लीगेसी वेपन और न्यूक्लियर एनर्जी। एक ऐसा दोस्त जिसने 50 साल से ज़्यादा समय तक भारत को रक्षा के लिए बैकबोन दिया है। अब आते हैं अमेरिका पर। यहाँ स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, ये ज़्यादातर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर फोकस करता है। सबसे पहले फाउंडेशनल एग्रीमेंट 2016 में हुआ लेमोआ, जिसके तहत हम और यूएस एक दूसरे के बेसेस यूज़ कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स के लिए। 2018 में कॉमकासा, जिससे इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम भारत को मिले। 2020 में बेका, जिससे हमें यूएस सैटेलाइट्स के जियो स्पेशल डेटा मिले टारगेटिंग और सर्विलांस के लिए। दूसरा आईसेट इनिशिएटिव 2023 में लॉन्च हुआ। इसका फोकस है सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्वांटम, स्पेस एंड डिफेंस इनोवेशन। मतलब अमेरिका हमें 21st सेंचुरी की रेस में हाई टेक इकोसिस्टम का पार्टनर बना रहा है। और तीसरा एक गेम चेंजर, जेट इंजन्स, GE-HAL F414 को प्रोडक्शन जून 2023 में पीएम मोदी के यूएस विजिट के दौरान साइन हुआ। इसके तहत भारत में 99 फाइटर जेट इंजन बनेंगे तेजस MK2 के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें 60 से लेकर 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। अमेरिका ने आज तक किसी को भी अपने फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी नहीं दिए, इंडिया पहला कंट्री है। ये डील अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो हमारी इंडिजीनियस AMCA फाइटर प्रोजेक्ट की बैकबोन बनेगा। अब एक सवाल, रशिया और यूएस में फर्क क्या है? रशिया देता है रेडी हार्डवेयर, मिसाइल्स, टैंक्स, राइफल्स, रिएक्टर्स, लेकिन डिलीवरी डिले होती है और सैंक्शंस का रिस्क भी रहता है। यूएस देता है हाई टेक्नोलॉजी, डिजिटल और स्पेस सिस्टम, लेकिन पॉलिटिकल कंडीशंस और टैरिफ का रिस्क वहां भी रहता है। नंबर भी देखिए, 2018 से 22 के बीच भारत के 45% आर्म्स इंपोर्ट रशिया से थे, लेकिन 2024 में भारत यूएस ट्रेड 212 बिलियन था, जिसमें टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का बड़ा हिस्सा था। रशिया के साथ ट्रेड था 68 बिलियन ओनली, और इसमें भी केवल ऑयल था। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। रशिया और चाइना दोनों ने कभी भारत के लिए फेवर किया और कभी हमारे अगेंस्ट भी गए। तो आज देखते हैं किसने क्या क्या किया। तो सबसे पहले रशिया। 1950 से लेकर आज तक मॉस्को ने कई बार भारत का साथ दिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1957, 62 और 71 स्पेशली। बांग्लादेश वॉर के दौरान में रशिया ने बार बार वीटो इस्तेमाल किया भारत को बचाने के लिए, और इससे इंडिया इंटरनेशनल प्रेशर से बच पाया। डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सेस सिर्फ रशिया ने दिया। न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर मिले। MiG-21 से लेकर Su-30 फाइटर्स, S-400 डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, AK-203 राइफल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर सब रशिया से आए। इसलिए रशिया को हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर कहा जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, कुछ कंसर्न भी हैं। 2015 से 18 तक रशिया ने पाकिस्तान को Mi-35 हेलीकॉप्टर दिए और 2016 में उनके साथ द्रुजबा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी स्टार्ट किए। और अब यूक्रेन वॉर के बाद डिलीवरी डिलेज भी होने लगे हैं, जैसे S-400 का शेड्यूल शिफ्ट हो गया है। अब बात करते हैं चाइना की पॉजिटिव साइड की। हालांकि ये बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स और SCO प्लेटफॉर्म में इंडिया के साथ मिलकर चाइना वर्क करता है। 2019 में फाइनली चाइना ने मसूद अजहर को UN टेररिस्ट लिस्ट में डालने दिया, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। 2016 से चाइना लगातार इंडिया की NSG मेंबरशिप ब्लॉक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर। 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2020 का लद्दाख क्लैश, इन्होंने दिखाया कि CBM होने के बावजूद ट्रस्ट डेफिशिएट बहुत गहरा है। तो दोस्तों, बैलेंस क्लियर है। रशिया ने बहुत ज़्यादा फेवर किया है, लेकिन कुछ लिमिटेड आउटरीच पाकिस्तान तक भी गए हैं।
चाइना ने ओकेजनली सपोर्ट तो किया, लेकिन ट्रस्ट बहुत तोड़ा है। इंडिया के लिए लेसन सिंपल है, रशिया को डिफेंस और एनर्जी पार्टनर के रूप में कंटिन्यू किया जाए, लेकिन साथ में चाइना के साथ एक सावधानी पूर्ण कॉशियस इंगेजमेंट होना चाहिए। वेरीफाई फर्स्ट एंड ट्रस्ट लेटर। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत और चाइना के रिलेशंस अब इम्प्रूव हो रहे हैं? जो सिचुएशंस बन रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, उसमें भारत चाइना के नज़दीक जा रहा है। वैसे आंसर सिंपल है, कॉशियस एंड कंडीशनल। मतलब कुछ प्रोग्रेस है, लेकिन पूरा ट्रस्ट वापस आना अभी दूर की बात है। अक्टूबर 2024 में एक बड़ा स्टेप हुआ। भारत और चाइना ने डेप्सैंग और दोंगचोक सेक्टर्स में पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स एग्री किए। ये लद्दाख के दो सबसे सेंसिटिव पार्ट हैं, जहां पहले बार बार स्टैंड ऑफ होता रहा है। ये अरेंजमेंट्स एक डी रिस्किंग मीजर है, मतलब दोनों तरफ की आर्मीज अपने सोल्जर्स को मैनेज करके अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेंगी। ये पहली बार है 2020 के गलवान क्लैश के बाद कि दोनों तरफ ने एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म अपनाया है ग्राउंड पे पीस मेंटेन करने के लिए। अब सवाल है, ऐसा अब क्यों हो रहा है? इसके पीछे दो सबसे बड़े ग्लोबल हेडविंड्स हैं। पहला, यूएस इंडिया टैरिफ टेंशन, जो 2025 में एस्केलेट हुआ। अगर यूएस के साथ ट्रेड फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो भारत के लिए ज़रूरी है कि नेबरहुड में स्टेबिलिटी हो, ताकि सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट ये डिस्टर्ब ना हो। दूसरा, एनर्जी डायनेमिक्स। रशिया के ऑयल फ्लोज पर सैंक्शंस और शिपिंग इंश्योरेंस इश्यूज करने के चलते भारत को डाइवर्सिफाइड रूट और रीजनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना के साथ मिनिमल टेंशन रखना एक स्ट्रेटजिक नीड बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, डिसएंगेजमेंट या पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स का मतलब ये नहीं कि एलओसी पर प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ये सिर्फ बैंड एड सोल्यूशन है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एफएक्यू खुद कहते हैं कि फुल नॉर्मलाइजेशन तभी होगा जब बॉर्डर पे कंप्लीट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी स्टोर हो। मतलब लिगेसी इशू अभी पेंडिंग हैं, जैसे अरुणाचल बॉर्डर क्लेम्स और परमानेंट ट्रूप विड्रॉल। आजकल जियोपॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, रिक ट्रायो, रशिया, इंडिया एंड चाइना, RIC। अगर ये तीन एक साथ आ जाते हैं तो यूरेशिया का बैलेंस बदल जाएगा। लेकिन एक सवाल है, क्या ये इंडिया के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? आज हम फैक्ट्स के साथ इसके प्रो एंड कॉन समझते हैं। सबसे पहला फायदा है एनर्जी सिक्योरिटी। 2024 में रशिया इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बना। लगभग 35 से लेकर 38% तक हमारा जो शेयर था, जो हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया, वो पहुंच गया। वॉर्टेक्सा के डेटा के हिसाब से डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल से 2023-24 में लगभग 25 बिलियन फॉरेक्स सेव हुए। मतलब रिक के अंदर रहकर भारत रशिया से और सिक्योर एनर्जी डील्स कर सकता है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम स्टेबल रहें, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा बेनिफिट की बात करी जाए तो वो है डिफेंस इंडस्ट्रियल हेजिंग। रशिया ऑलरेडी हमें S-400 न्यूक्लियर सबमरीन, ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है। ब्रह्मोस अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिलीपींस को हमने एक्सपोर्ट किया 375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। AK-203 राइफल्स अमेठी में बननी शुरू हो गई हैं। न्यूक्लियर बेस लोड भी रशिया के रिएक्टर्स से आ रहा है। मतलब रशिया के साथ दोस्ती रखें तो डिफेंस और न्यूक्लियर सेक्टर में इंडिया को एक स्टेडी बैकबोन मिलता रहेगा। और तीसरा फायदा है यूरेशियन कनेक्टिविटी। रशिया और चाइना दोनों के पास लैंड रूट्स हैं जो सेंट्रल एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक जाते हैं। अगर इंडिया को इस ट्रायो में क्लोजली इंटीग्रेशन मिलता है तो हमको लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी मिलेगी, जो मैरीन टाइम चौक पॉइंट्स जैसे स्टेट ऑफ मलक्का पर डिपेंडेंसी ख़त्म कर देगा। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक गेन होगा। अब बात करते हैं नुकसानों की। पहला है स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी रिस्क। अगर रशिया चाइना का अलाइनमेंट
और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो इंडिया के लिए एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी चाइना एलएसी पर एग्रेसिव है। डोकलाम हुआ 2017, गलवान 2020, ये सब हमको याद है। अगर रशिया बीजिंग के और क्लोज होता गया तो मॉस्को की भारत के लिए सपोर्ट डाइल्यूट हो सकती है। मतलब हमारी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग प्रेशर में आ जाएगी। दूसरा कौन ये है कि टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस अमेरिका और वेस्ट के साथ इंडिया का डीप पार्टनरशिप है। आईसेट के थ्रू सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम, ये सारी चीज़ें एचएएल में फाइटर जेट हमको मिलते हैं। इंजन प्रोडक्शन जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर इंडिया रिक ब्लॉक में ज़्यादा टिल्ट कर गया तो वेस्ट से हाईटेक और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है। मतलब शॉर्ट टर्म दोस्ती के चक्कर में लॉन्ग टर्म इनोवेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिस्क में आ सकती है। और तीसरा है सैंक्शन एक्सपोजर। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से सैंक्शंस के अंडर में है। भारत को रशियन ऑयल इंपोर्ट करते वक्त पेमेंट और शिपिंग इंश्योरेंस में बहुत दिक्कत हुई। कभी रुपए और रूबल का सेटलमेंट नहीं हो पाया, कभी दुबई के इंटरमीडिएटरीज के थ्रू ट्रेड हुआ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए। अगर इंडिया रिक में ज़्यादा घुस गया तो फाइनेंशियल प्लम्बिंग और सैंक्शन रिस्क दोनों बढ़ सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। तो रिक प्रॉक्सिमिटी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दोधारी तलवार है। एक तरफ हमें मिलती है एनर्जी की सुरक्षा, डिफेंस और एश्योरेंस, यूरेशिया में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नेटवर्क, और दूसरी तरफ रिस्क भी है, ऑटोनॉमी का लॉस हो सकता है, वेस्ट के साथ टेक्नोलॉजी एक्सेस का कट हो सकता है और बहुत सारे सैंक्शंस भी लग सकते हैं। इसलिए भारत को हर स्टेप पर कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करना पड़ेगा। एक तरफ रशिया है और चाइना का सपोर्ट है, दूसरी तरफ यूएस है वेस्ट के साथ, टेक्नोलॉजी और ट्रेड के साथ। ये बैलेंस रखना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी रहेगी। तो रिक एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सोवर्निटी और ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एनर्जी और डिफेंस के लिए रशिया ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी और मार्केट के लिए वेस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और चाइना के साथ हमेशा वेरीफाई फर्स्ट एंड ट्रस्ट लेटर। तो दोस्तों, सबसे बड़ा एक सवाल है, क्या भारत चाइना पर भरोसा कर सकता है? हिस्ट्री के पेजेस खोल कर देखिए तो जवाब उतना सिंपल नहीं है। पेपर पर ट्रस्ट बिल्डिंग का एक लंबा रिकॉर्ड है, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन अलग ही कहानी बताती है। 1993, 96 और 2013 में भारत और चाइना ने बॉर्डर पर पीस के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर साइन किए। ये एग्रीमेंट कहते हैं कि दोनों साइड से आर्म्स इस्तेमाल नहीं होंगे, हैवी डिप्लॉयमेंट कंट्रोल में रहेगा और म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 2013 में देपसेंग स्टैंड ऑफ हो गया, 2017 में डोकलाम हो गया, 2020 में गलवान घाटी हो गई। और ये सारे इंसिडेंट एक ही चीज़ दिखाते हैं कि पेपर एग्रीमेंट अलग होते हैं और ग्राउंड रियलिटी अलग है। इसलिए भारत के लिए एक सिंपल डॉक्ट्राइन होना चाहिए, वेरीफाई, फोर्टिफाई, देन नॉर्मलाइज। मतलब पहले ग्राउंड पे वेरीफाई करो कि चाइना सच में डिसएंगेज कर रहा है या नहीं, फिर अपनी मिलिट्री पोजीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को फोर्टिफाई करो और उसके बाद ही रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करो। वैसे इस रिश्ते में अभी कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। अक्टूबर 2024 में जैसा मैंने बताया कि देपसेंग और डेमचोक में पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स एग्री हुए। ट्रेड और इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म भी दोनों तरफ को पुश करता है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जाए। मतलब कम्युनिकेशन चैनल तो आखिर खुले हुए हैं, लेकिन फुल ट्रस्ट अभी भी अनरियलिस्टिक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चाइना अभी भी हमारी एनएसजी मेंबरशिप ब्लॉक करता है। बॉर्डर पर लीगेसी इश्यूज पेंडिंग है, अरुणाचल और एलएसी में एम्बिग्यूटी है। तो भारत को चाइना के साथ रिलेशन रखना चाहिए, लेकिन एक ही फॉर्मूले के साथ। डायलॉग ज़रूरी है, लेकिन वेरिफिकेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बैलेंस ही हमारा असली सेफगार्ड बनेगा। भारत के लिए अभी सबसे बड़ा बैलेंस शीट है अमेरिका और चाइना।
दोनों के साथ हमारा ट्रेड भी है और टेंशन भी है, दोनों के साथ कॉपरेशन भी है और कंपटीशन भी है। तो सवाल यह है कि 24-25 के कॉन्टेक्स्ट में भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद कौन है, यूएसए या फिर चाइना। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। भारत और अमेरिका के बीच 2024 में 212.3 बिलियन का कारोबार हुआ। आईटी एक्सपोर्ट हुए, कंसल्टिंग, डिजिटल ट्रेड। मतलब अमेरिका हमें एक स्टेबल और हाई वैल्यू मार्केट देता है। दूसरी तरफ भारत और चाइना का ट्रेड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, 127.7 बिलियन। लेकिन दिक्कत है ट्रेड डेफिसिट। भारत का 99 बिलियन का डेफिसिट है चाइना के साथ। मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इक्विपमेंट्स, और एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो दोनों के साथ ट्रेड है लेकिन नेचर अलग अलग है। तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बैलेंस है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, सर्विस और टेक हैवी है। वहीं चाइना के साथ ये व्यापार इम्बैलेंस है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और रिस्क प्रीमियम बॉर्डर टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अमेरिका के साथ इंडिया के पास आईसेट है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक। इसमें सेमीकंडक्टर्स हो गए, एआई हो गई, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे सेक्टर्स में कॉपरेशन चल रहा है। यानी कि हमें नई सदी का इनोवेशन इकोसिस्टम मिल रहा है, इसमें हमें एंट्री मिल रही है। साथ ही फाउंडेशन एग्रीमेंट है जिनकी मैंने बात करी, लेमोआ, कॉमकासा, बेका। इनकी वजह से इंडिया और यूएस फोर्सेस एक दूसरे के साथ डेटा, इंक्रिप्शन, कॉम्स, सैटेलाइट मैप्स ये सब शेयर कर रहे हैं। मतलब हमें इंटरपोरेबिलिटी मिलती है। दूसरी तरफ चाइना के साथ कोई फंडामेंटल डिफेंस टेक एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स हैं 93-96 2013 के, जो कि रिपीटेडली स्ट्रेस टेस्ट होते रहते हैं। डोकलाम हो गया, गलवान हो गया। मतलब इनोवेशन और हाईटेक के फील्ड में चाइना से ज़्यादा पार्टनरशिप रिस्की है, लिमिटेड है, और यूएस इस मामले में एक एज देता है। अब ज़रा सिक्योरिटी एंगल देख लेते हैं। अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस पार्टनरशिप हाईटेक लेवल तक जा रही है। फॉर एग्जांपल GEHAL F414 जेट इंजन को प्रोडक्शन, जो कि तेजस MK2 और AMCA के लिए गेम चेंजर है। इंडो पैसिफिक में क्वाड और मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस के थ्रू हमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मिल रहा है। मतलब इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी में हमारी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है। और चाइना के साथ कोई फाउंडेशनल मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं है। बॉर्डर CBMs तो हैं लेकिन रिपीटेडली वायलेट होते रहे हैं। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में चाइना के साथ रिलेशन मतलब हमेशा एक स्ट्रैटेजिक रिस्क प्रीमियम कैरी करना। तो इन सबको अगर एक लाइन में समझा जाए तो इंडिया और यूएस का जो कॉम्बो है दैट इज टेक्नोलॉजी प्लस मार्केट प्लस मैरीटाइम सिनर्जी, और वहीं इंडिया और चाइना का कॉम्बो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ में। मतलब अमेरिका हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हाई टेक पार्टनरशिप देता है और चाइना चीप गुड्स देता है, लेकिन साथ ही बॉर्डर टेंशन और ट्रस्ट डेफिसिट भी लाता है। इसलिए दोनों के साथ तराजू हमें सही तरीके से तोलना होगा। तो अगर भारत को 21वीं सदी का ग्लोबल लीडर बनना है तो अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी और मार्केट कॉपरेशन ज़रूरी है, लेकिन चाइना के साथ इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म रखना पड़ेगा, पर हमेशा कॉशन के साथ में। ये भी एक बैलेंस गेम है, दोस्ती भी और राइवलरी भी। और भारत के लिए फॉर्मूला वही है, डील विद यूएस फॉर फ्यूचर, इंगेज विद चाइना फॉर नेसेसिटी, बट कॉम्प्रोमाइज अपनी सोवर्निटी पर कभी भी नहीं। अब सोचते हैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर भारत और चाइना वास्तव में दोस्त बन गए तो क्या होगा? बॉर्डर पर पीस होगा, ट्रेड में बैलेंस होगा, जियोपॉलिटिक्स में एक नया अलाइनमेंट होगा। लेकिन इसके प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला आएगा बॉर्डर स्टेबिलिटी डिविडेंड। आज भारत को अपनी आर्मी के हजारों जवान हाई एल्टीट्यूड एरियाज लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम यहाँ पे परमानेंटली डिप्लॉय करने पड़ते हैं, और ये डिफेंस बजट पर भारी बोझ है।
अगर बॉर्डर पीसफुल हो जाएगा तो भारत अपने रिसोर्सेज को मैरीटाइम, पावर और टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन पर रीअलोकेट कर सकता है। मतलब नेवी और एयरफोर्स को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट होगा सप्लाई चेन रेजिलियंस। आज इंडिया हैवी डिपेंडेंट है चाइनीज़ इंपोर्ट पर। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, एपीआईज हो गए, सोलर पैनल हो गए। अगर दोस्ती हो जाती है तो कैलिब्रेटेड चाइना +1 मॉडल पर काम कर सकता है। मतलब इंपोर्ट कंटिन्यू रहेगा लेकिन शॉक्स कम होंगे। साथ ही टारगेटेड मार्केट एक्सेस से ट्रेड डेफिशिएट को मिटिगेट किया जा सकता है। ये एक एस्पिरेशनल चीज़ है लेकिन तभी पॉसिबल होगी जब फेयर ट्रेड और वेरीफिएबल स्टेप्स लिए जाएंगे। और तीसरा, पाकिस्तान फैक्टर। अगर भारत और चाइना का रिलेशन स्टेबल होता है तो बीजिंग इस्लामाबाद पर प्रेशर डाल सकता है कि वो एडवेंचरिज्म कम करे। प्रॉक्सी एस्केलेशन के लिए स्पेस रिड्यूस हो जाएगी। मतलब क्रॉस बॉर्डर टेंशन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म बन सकता है। ये क्राइसिस स्टेबिलिटी लॉजिक है जो रीजन के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और अब चौथा, ग्लोबल एंगल। अगर भारत और चाइना एक ग्रोथ ओरिएंटेड दोस्ती बनाते हैं तो एशिया सेंट्रिक ग्रोथ पोल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक कौन है, अमेरिका के साथ रिलेशंस केयरफुली बैलेंस करने पड़ेंगे। यूएस के टैरिफ पॉलिटिक्स और टेक कंट्रोल इंडिया को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। मतलब चाइना के साथ फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं कि यूएस को इग्नोर कर दिया जाए। ये एक टाइट रोप पर वॉक होगा। तो अगर भारत और चाइना फ्रेंड्स बन जाते हैं तो फायदे हैं। बॉर्डर शांति हो जाएगी, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान फैक्टर कंट्रोल हो जाएगा और एशिया सेंट्रिक ग्रोथ होगी। लेकिन रिस्क भी है, यूएस टाइज डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला सिंपल है, फ्रेंडशिप तभी बेनिफिशियल होगी जब भारत अपनी सोवर्निटी, ऑटोनोमी और स्ट्रेटजिक बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। फ्रेंडशिप अच्छी है लेकिन अपने हित सबसे ऊपर होने चाहिए। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, भारत का अपना हित हमेशा सबसे ऊपर रखना है हमको। अब बात करते हैं एक क्लियर चेकलिस्ट की कि क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले डूज, डिटरेंस प्लस डायलॉग। बॉर्डर पर एक ट्विन ट्रैक पॉलिसी चलानी होगी। डायलॉग हमेशा खुला रहना चाहिए लेकिन डिटरेंस इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए और नॉर्मल एज यूजुअल तभी होगा जब एलएसी पर कंप्लीट पीस रिस्टोर होगा। दूसरा, डाइवर्सिफाई एनर्जी एंड डिफेंस। रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लेकर हमने बिलियन सेव किए हैं, पर एक ही सोर्स पर ओवर डिपेंडेंसी खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा और हर जगह से बेस्ट कॉस्ट एडवांटेज लेने पड़ेंगे। अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर्स, एआई, स्पेस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में जो पाइपलाइन खुल रही है उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। स्टैंडर्ड बेस्ड, रूल्स बेस्ड सिस्टम ही इंडिया का लॉन्ग टर्म टेक ग्रोथ का सिक्योर कर सकता है। अब बात करते हैं डोंट्स की। किसी एक पार्टनर पर ओवर डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है, चाहे रशिया हो आर्म्स और एनर्जी के लिए, चाहे चाइना हो इंपोर्ट के लिए और चाहे यूएस हो टेक्नोलॉजी के लिए। टेरिटरी, टेक्नोलॉजी और डेटा कभी ट्रेड ऑफ नहीं करने चाहिए शॉर्ट टर्म डील्स के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टेम्परेरी इकोनॉमिक वार्मथ को स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ग्राउंड वेरिफिकेशन के बिना कोई भी ट्रस्ट रियल नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन सिंपल है, भारत की फॉरेन पॉलिसी का कंपास एक ही है, इंडिया फर्स्ट। दोस्ती हो या राइवलरी, ब्लॉक हो या अलायंस, हर डिसीजन भारत के हित के हिसाब से होना चाहिए। जब तक हम अपनी सोवर्निटी की रक्षा करते रहेंगे, अपने डिफेंस को स्ट्रांग बनाते रहेंगे, अपने यूथ को टेक्नोलॉजी और मार्केट का फ्यूचर देते रहेंगे, तब तक भारत किसी भी चैलेंज को जीतता रहेगा। और याद रखिए, दोस्ती और डिप्लोमेसी ज़रूरी है लेकिन सबसे ऊपर है एक मजबूत भारत।
एक ऐसा भारत जो अपने दोस्तों को इज्जत दे, अपने दुश्मनों को जवाब दे और दुनिया को एक नया विश्वास दे। तो तीन भाई तभी कामयाब होंगे जब भारत की शर्तें, भारत की मर्यादा और भारत के सम्मान की सुरक्षा होगी। नॉन निगोशिएबल सबसे ऊपर होने चाहिए ताकि हमेशा रहे इंडिया फर्स्ट एंड इंडिया ऑलवेज। जय हिंद।